हेलो। नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल एस टी वी ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन साइंस के अच्छे अच्छे क्लास आपके YouTube चैनल पर लेकर के हम उपस्थित होते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम अपना वीडियो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ लेकर के आए हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने कई वीडियो साइंस के क्वेश्चन के डाल रखे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनमें उपस्थित हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि वीडियो के लिए देखें, शेयर करें और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। आइए अब हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पादप तथा जंतुओं में जनन। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं, पादप और जंतुओं में जनन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बिना युग्मक उत्पन्न करे जनन क्या कहलाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जनन होता क्या है। जनन होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। जनन क्या होता है कि जीवों या पादपों द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न करने की जो उनका गुण है वो जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था कि बिना युग्मक उत्पन्न करे जनन क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो हम जनन के प्रकार पहले जानेंगे। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। कौन कौन से जनन बताए हमने? एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब जीव के अंदर नर और मादा युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मकों के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिससे नया जीव उत्पन्न होता है। इस प्रकार के जनन के लिए हम लैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे ये दोनों प्रकार यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जब दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक होता है, दूसरा मादा युग्मक होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा? अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, युग्मक नहीं बनते, नर और मादा युग्मक नहीं बनते, ऐसे ही जनन होता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान ही होती हैं। ठीक है, अपने जनक के समान ही होती हैं, तो उन्हें हम क्लोन भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि बिना युग्मक के जो जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न युग्मकों के बीच संयुग्मन से कौन सा जनन होता है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक किससे बनते हैं? जनन कोशिका से। जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? युग्मक कहते हैं। ठीक है, नर में जब ये क्रिया होती है तो इसके लिए हम नर युग्मक कहते हैं, और जब मादा में अंड बनते हैं तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकशेरुकी में कौन सा जनन पाया जाता है। जितने भी अकशेरुकी जंतु हैं, अधिकांश में कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। यानी कि इसमें नर और मादा युग्मक अलग अलग नहीं बनते। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास में जनन की क्या भूमिका है। यानी कि जो जैव विकास होता है दोस्तों, जब जनन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? गुणसूत्र पास पास आते हैं,
और क्या होता है, एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो गुणसू इस समय पर क्या होता है कि गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर के समय क्या होता है, एक दूसरे के पार्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर वो लेकर के अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो उत्पन्न होने वाला जीव होता है उसके लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। इसी इससे क्या होता है, जैव विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की निरंतरता किस जैविक क्रिया द्वारा सत्यता प्राप्त करती है। ये क्या, प्रजनन के द्वारा करती है। प्रजनन क्या है, जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया के लिए हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स किस हार्मोन्स के लिए कहते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स हम किसे कहते हैं, ये उस दिन हमने बताया था कि हमारे शरीर में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे कुछ पदार्थ निकलते हैं। इन पदार्थों के लिए हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, जो शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ये संपन्न कराते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ये अब से 2 क्लास पहले हमने समझाया था कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। दोस्तों, मादा में क्या होता है, एक जोड़ी अंडा से पाए जाते हैं, बीच में गर्भाशय पाया जाता है। ठीक है। इससे गर्भाशय से 2 नलिकाएं निकलती हैं, राइट साइड में राइट फैलोपियन ट्यूब, लेफ्ट साइड में लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब। तो क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं इनसे अंड निकलते हैं, अंड कहाँ चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब का एंटीरियर पार्ट क्या कहलाता है, इन्फंडिबुलम कहलाता है। तो इन्फंडिबुलम पे उंगलियों जैसी रचनाएं होती हैं जिसे हम बिलाई कहते हैं, और बिलाई को लेकर के ये कहाँ चली जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है, इसके जब ये अंड यहाँ पहुंच जाते हैं बीच में, इस भाग को हम बोलते हैं एम्पुला। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य मादा जनन अंग कौन सा है। मुख्य मादा जनन अंग कौन सा है, तो ये कौन सा अंग होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय से क्या बनते हैं, अंड बनते हैं, या मादा युग्मक बनते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो मादाओं का मुख्य जनन अंग क्या होता है, अंडाशय होता है, ओवरीज होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफियन पुटिकाओं से जिस हार्मोन का स्रावण होता है वह क्या है। दोस्तों, ग्रेफियन पुटिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं। और इनसे क्या बनता है, ग्रेफियन पुटिकाएं एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती हैं, इनसे एक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है। इस हार्मोन के लिए हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन ये क्या है, ये भी एक हार्मोन है। ये कहाँ से स्रावित होता है, वृषण की कोशिकाओं से होता है। इस हार्मोन्स के लिए हम नर हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये पुरुषों में स्पर्म बनने की प्रक्रिया के लिए संचालित करता है। और स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया संचालित करता है। इसके इसी हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, जो नर होते हैं उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह, आवाज का भारीपन, ये सारे लक्षण क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। ये डेवलप होते हैं जब। ठीक है। तो ये वृषण की कौन सी कोशिकाएं होती हैं, लेडिंग सेल्स होती हैं। लेडिंग सेल्स के द्वारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कोष की जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है। जो एक कोष की जीव होते हैं, अमीबा वगैरह, इसमें कौन सा जनन पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है। यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों का शरीर होता है कई टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ों के चारों ओर क्या बन जाता है, एक सिस्ट बन जाता है,
और ये जो टुकड़े होते हैं, प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, एक नया जीव बनाता है बाद में अनुकूल परिस्थितियां आने पर। तो इस प्रकार का जनन किस में पाया जाता है, एक कोष के जीवों में पाया जाता है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्या है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोशिकाओं का जीवन काल, अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग जीवन काल होता है। तो आइए हम देखते हैं क्या दिया है इसमें। कुछ कोशिकाएं तो बहुत थोड़े दिन तक जीवित रहती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो हफ्तों, महीनों या वर्षों तक जीवित रहती हैं। ठीक है, इनका जीवन अलग अलग होता है। अस्थि कोशिकाएं 15 से 20 वर्षों तक जीवित रहती हैं, यानी कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो बोन सेल्स हैं उनका जीवन काल कितना होता है, 15 से 20 वर्ष होता है। जबकि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल 4 महीने ही होती है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल 4 महीने तक ही जीवित रहती हैं। त्वचा कोशिकाओं का जीवन काल 3 सप्ताह होता है, यानी कि हमारी जो स्किन सेल्स होती हैं वो केवल क्या होती हैं, 3 सप्ताह तक ही जीवित रहती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं की आयु सबसे अधिक होती है, ये हमारे जीवन के अंतिम समय तक रहती हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र है, पूरा किससे बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। उस दिन हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया था कि इसके कई भाग होते हैं। ऊपरी भाग बॉडी या सोमा कहलाता है, इसमें नेसेल्स ग्रेन्यूल होते हैं, बीच में एक केंद्रक होता है, नीचे की ओर दंड समान रचना निकली होती है, इसके लिए हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म नामक द्रव भरा रहता है, इसके दोनों ओर स्वान सेल्स पाई जाती हैं, और लास्ट में सबसे नीचे की ओर टर्मिनल बटन्स होते हैं। मियोसिस और माइटोसिस क्रियाओं के द्वारा शरीर में कोश का विभाजन की क्रिया होती है। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं शरीर में। मियोसिस में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये जनन के समय होता है। और माइटोसिस क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो जनक कोश का होती है उसके समान ही रहती है। तो ये क्या होता है, शरीर की ग्रोथ में होता है। तो कोश का विभाजन की क्रिया होती है, इसी से शारीरिक वृद्धि और प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है। ये विखंडन के द्वारा होता है। अभी हमने एक कोष के जीवों में जनन बताया था, तो अमीबा भी एक कोष के जीव होता है। तो इसका जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। इसका शरीर छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग विकसित होकर के नया अमीबा बना लेता है। इस प्रकार हम अमीबा के लिए अमर जीव भी कहते हैं, क्योंकि अमीबा की कभी मृत्यु नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जीवधारी के शरीर का कोई भाग कई खंडों में टूटकर अलग होकर एक नए जीव को बनाता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। इसी के बारे में ऊपर अभी बात हो रही थी। विखंडन द्वारा जनन किस में होता है, स्पाइरो द्वारा तथा स्पंज में होता है। ठीक है, किस प्रकार के जनन में जीव के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण होता है, पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है, रीजनरेशन। हाइड्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पुनरुद्भवन होता क्या है, यदि किसी जीव का कोई पार्ट अलग कर दिया जाए तो वह पार्ट दोबारा विकसित होकर के नया जीव बना लेता है। तो इस घटना के लिए हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। ये स्टारफिश में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, किस में होता है, स्टारफिश में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुल क्या होता है, हाइड्रा के शरीर से कलिका निकलती है, ये कलिका विकसित होकर के क्या बनाती है, एक नया हाइड्रा बनाती है। जब ये कलिका हाइड्रा से लगी होती है, थोड़ी देर में छूट के अलग हो जाती है और क्या बनता है, नया हाइड्रा बन जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्न तथा मांस में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। बीजाणुओं के द्वारा पाया जाता है। यानी कि बीजाणु कब बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो क्या होता है, बीजाणु बन जाते हैं और इनके चारों तरफ एक कवच बन जाता है, सिस्ट बन जाता है। और सिस्ट की वजह से बीजाणु क्या होते हैं, बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजाणु विकसित होकर के क्या बना लेते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्र जनन आरंभ होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रोसेस होती है, वो कब होती है? 15 से 18 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है। ये अभी एक हार्मोन्स का नाम आया था आपके लिए, शायद याद होगा, लेकिन नहीं याद होगा तो हम बताते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वह शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में प्लेसेंटा का निर्माण, भ्रूण के आरोहण, गर्भ को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने से संबंधित क्रियाओं का नियमन करने वाला हार्मोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमने तुम्हें परसों बताया था कि माता तथा बच्चे के बीच में जो संबंध होता है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है तो क्या होता है, उससे प्लेसेंटा निकलता है जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम से एक सतह के साथ चिपका रहता है। और उसी प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, माता के ब्लड द्वारा बच्चे में न्यूट्रिशन दिया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वीर्य का वह एंजाइम जो ऊसाइट के चारों ओर कोरोना रेडिएटा को गला देता है, यानी कि जब ये जो स्पर्म जो होता है जब अंडे के पास पहुंचता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए होती है, तो ये जो अंड होता है उसके चारों ओर एक भाग पाया जाता है जिससे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसके लिए गला करके जो नर केंद्रक होता है अंड के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। लेकिन जो कोरोना रेडिएटा को जो गलाने वाला एंजाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलुरोडिनेज रोनिडेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु जनन के समय वह हार्मोन जो श्रोणि मेखला को चौड़ा करने में सहयोग करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सन हार्मोन। यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो पेल्विक रीजन होता है महिलाओं का वो कैसा हो जाता है? थोड़ा चौड़ा हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? रिलैक्सन हार्मोन की वजह से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो श्रोणि मेखला भाग वाले चौड़ा होने से क्या होता है कि भ्रूण के लिए जगह की जरूरत होती है, तो चौड़ा होने से क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसके लिए जगह मिल जाती है। ये प्रक्रिया एक हार्मोन्स के द्वारा होती है जिससे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सन हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिलैक्सन हार्मोन का स्रावण होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो प्लेसेंटा भी क्या होता है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। प्लेसेंटा से भी हार्मोन्स बनते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगला क्वेश्चन है केंचुआ, फीताकर्मी, हाइड्रा, ये सभी जीव कैसे होते हैं? द्विलिंगी जीव होते हैं। इसे हम उभयलिंगी भी कहते हैं क्योंकि नर और मादा केंचुआ अलग अलग नहीं होते, फीताकर्मी नर और मादा नहीं होते, जबकि इनमें क्या होता है कि एक ही जीव के अंदर नर तथा मादा युग्मक बनते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है वह कौन सी कहलाती है? दोस्तों, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी। ठीक है, यानी कि बगैर निषेचन के ही जब संतानें उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता रहता है और कंपटीशन में भी आता है कि बगैर निषेचन के ही संतान बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माहवारी चक्र का नियंत्रण होता है, यानी कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। इनकी फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि एफ का मतलब क्या है? फॉलिकुलर, एस का मतलब क्या है? स्टिमुलेटिंग, एच का मतलब हार्मोन। यानी कि जो एफएसएच हार्मोन है ये क्या करता है, जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे ओवरी या टेस्टिस होते हैं उनकी फॉलिकल के लिए स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और आले एलएच हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स का लेवल क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके द्वारा नियंत्रण होता है? एफएसएच और एलएच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ग्रेफियन फुटकाएं फूटती हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। यानी कि जो ये वाली जो स्टेज है महिलाओं में क्या होता है? 14वें दिन आती है, 14th डे।
तो 14th डे के टाइम पर क्या होता है कि जो LH हार्मोन होता है उसका लेवल सर्वाधिक हो जाता है। जब ये हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ग्रेफिन फुटकाएं फूटती हैं, उससे क्या होता है, अंड रिलीज होते हैं। तो इस क्रिया को हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजेंस क्या है। एंड्रोजेंस क्या है, एक नर हार्मोन्स होता है। ठीक है, अगला है कि गर्भाधान की जांच में स्त्री के मूत्र में जिस पदार्थ की मात्रा का संज्ञान लिया जाता है वह क्या होता है, कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन। यानी कि जब गर्भ की जांच की जाती है तो कौन सा हार्मोन्स मूत्र में पाया जाता है, कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, इससे क्या होता है, गर्भाधान की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान में निषेचित अंडाणु गर्भ में स्थापना के दौरान जिस हार्मोन का नियमन महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों हमने बताया था कि जो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, अंड का निषेचन होता है। जब अंड निषेचित हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब से निकल करके कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, चिपक जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्थापना कहते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लेटिंग कहते हैं। तो उस समय ये जो प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो रक्त में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, एक बार में 4 शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया किस में होती है, वृषण की कोशिकाओं में होती है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन कोशिकाओं को लेडिंग सेल्स कहते हैं। तो लेडिंग सेल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, और एक स्पर्मोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, 4। अगला क्वेश्चन होता है कि माहवारी में पुटका प्रवस्था होती है 10 से 12 दिन की। ठीक है, क्योंकि 13वें 14 दिन क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक को क्या कहते हैं, स्पर्म कहेंगे। ठीक है, या शुक्राणु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। सरल क्वेश्चन है। आवर्तबीजी पौधों में जननांग कहाँ व्यवस्थित होते हैं, तो आवर्तबीजी पौधों में कहाँ होते हैं, पुष्पों में होते हैं। नर जननांग कौन सा होता है, पुंकेसर होता है, और मादा जननांग क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ये अगला ही क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पुंकेसर नर भाग, स्त्री केसर मादा भाग। अगला है जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक ही जननांग होता है तो वह पुष्प क्या कहलाता है, एक लिंगी कहलाता है। जब दोनों भाग होते हैं तो दो लिंगी कहलाता है, जब एक ही भाग होता है तो क्या कहलाता है, एक लिंगी कहलाता है। ठीक है, तो पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी तथा द्विलिंगी। तो दोनों होंगे तो द्विलिंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पपीते में कौन सा जनन होता है, पपीते में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पपीते में किस प्रकार के जननांग होते हैं, एक लिंगी होते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जब पुंकेसर नर भाग स्त्री केसर मादा भाग तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड कहाँ होते हैं, बीजांड कहाँ होते हैं, अंडाशय के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडकोशिका कहाँ होती है, अंडकोशिका कहाँ होती है, बीजांड में होती है। आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी को काफ़ी समझ में आए होंगे, लेकिन आप क्वेश्चंस के लिए बार बार देखा करिए और इसे हो सके तो नोट भी किया करें, जिससे आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और अंत में मैं आपसे फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि हमारे जो वीडियो पड़े हुए हैं साइंस के, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास के लिए समाप्त करने जा रहा हूँ, और आपसे एक बार फिर कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।